हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और साथ ही जो है हमने इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। तो ये वीडियो सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ताप के निम्नलिखित में से कौन से पैमाने के ऊपर जो है वो ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल या फिर र्यूमर स्केल। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन स्केल। क्योंकि हम जानते हैं कि केल्विन स्केल के ऊपर जो है आपके जल का हिमांक बिंदु जो है वो 273 केल्विन यानी कि 273 केल्विन होता है, और जो भाप बिंदु होता है वो आपका 373 केल्विन यानी कि 373 केल्विन अंकित किया जाता है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम जानते हैं 100 बराबर भागों में होता है, जिसको हम लोग 1 केल्विन प्रत्येक को बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो है वो केल्विन स्केल के अंदर मान ऋणात्मक नहीं होता है। और जो हम 0 केल्विन लिखते हैं, ठीक है, तो 0 केल्विन का मतलब हो जाता है आपके -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग जो है वो इनमें से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा के ताप को या फिर पौधों के ताप को। तो देखिए, पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग जो है वो आपके सोलर रेडिएशन को यानी कि सूर्य के आने वाले विकिरण को जो है मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आपका पायरो हीलियोमीटर होता है ये एक प्रकार का तापमापी होता है, और जो कि आपके स्टीफन के नियम के ऊपर आधारित होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टीफन का नियम क्या है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि आपके जो हाई टेम्परेचर पर जो है किसी वस्तु से, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है उत्सर्जित जो विकिरण की मात्रा होती है वो इसके ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको जो है हम लिखते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको लिखा जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पायरो हीलियोमीटर जो है उससे लगभग आपके 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान जो है हम नहीं माप सकते, क्योंकि इससे कम तापमान पर क्या होता है कि वस्तुएं जो है वो उत्सर्जीय विकिरण का जो है उत्सर्जन नहीं करती। तो इसके लिए जो है तापमान का 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना भी ज़रूरी है। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वेटलेसनेस इज़ यानी कि भारहीनता क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि भारहीनता वो स्थिति होती है या फिर वो अवस्था होती है जबकि आपके पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपके शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की शून्य स्थिति। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि W क्या होता है, तो W हम लिखते हैं mg। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके स्थिति जो है यानी कि भार जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। तो अनअकैडमी के ऊपर जो है डेली रात को 9 बजे हमारी फ्री स्पेशल लाइव क्लास होती है, जो कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम को डेडिकेटेड होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली जो है प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में जो है दोस्तों आपको वहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों रजिस्टर करने के बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है सर्च बॉक्स में मेरा यूज़र नेम सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, तो आप लोग जो है वहाँ पर क्लिक करके जो है मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हो। दोस्तों फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी फ्री क्लासेस के जो है
नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। साथ ही जो है आपको PDF भी वगैरह भी जो है एक्सेस हो जाएगी। और पहली बार जो है स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें कि अनलॉक 20 के अंदर आप लोगों को जो है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है 20% का ऑफ दिया जा रहा है। दोस्तों हेवी डिमांड की वजह से जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, तो आज जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 2 फरवरी। तो आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, इसके लिए देरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि 20% का ऑफ जो है भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इनरोल करने के टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि आपको 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है लिंक्स आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 100 किलोग्राम है। ठीक है, और गुरुत्वीय जनित त्वरण यानी कि G की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहा जा रहा है कि अगर चंद्रमा के ऊपर G की वैल्यू G/6 हो तो चंद्रमा पर जो है वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम। जितना आपके होगा पहले द्रव्यमान वो उतना ही रहेगा। क्यों, तो इसके पीछे रीज़न समझिएगा कि किसी भी ग्रह या फिर जो है उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव जो है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो केवल उसके भार के ऊपर पड़ता है, ना कि द्रव्यमान के, क्योंकि हम जानते हैं कि W होता है mg। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने पर जो है वो भार बढ़ जाता है और कम होने पर जो है भार कम हो जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर जो है आपके 100 किलोग्राम की वस्तु जो है उसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही रहेगा। तो इस वजह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस टॉपिक में से जो है एक क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं घर्षण, प्रत्यास्थता, श्यानता या फिर पृष्ठ तनाव। तो इसके लिए जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। तो देखिए कि द्रव का जो है वो स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है और उसमें जो है कम से कम क्षेत्रफल को प्राप्त करने की या फिर घेरने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो द्रव के पृष्ठ का जो है ये तनाव का ही जो गुण होता है ये आपके पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है पानी से बाहर निकालने पर आपके जो शेविंग ब्रश के बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब यानी कि द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज़। तो ऑप्शंस हैं कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, दाब के बराबर होता है या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्यों, तो इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो आपके वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। क्यों, तो साबुन के घोल का जो आपके सरफेस टेंशन होता है यानी कि पृष्ठ तनाव वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और घोल के बुलबुले जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अक्सर घर में देखा होगा। तो पृष्ठ तनाव घटने से जो है साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध जल की अपेक्षा जो है क्षेत्रफल को गीली करती है। ठीक है, जिससे कि कपड़े जो है वो अधिक आसानी से साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बहुत ही कम होता है, उस वजह से जो है उसके अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब वो अधिक होता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल में बादल का तैरना किस कारण से होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन हैं ताप, दाब, समुद्र से दूरी या फिर श्यानता। तो वायुमंडल में जो है बादलों का तैरना श्यानता यानी कि विस्कोसिटी के कारण होता है।
क्योंकि वायुमंडल की जो श्यानता है वो बादलों की श्यानता के अपेक्षा अधिक होती है, और जिन पदार्थों की जो है आपके विस्कोसिटी यानी कि श्यानता अधिक होती है उनका घनत्व भी अधिक होता है। तो इस कारण से जो है बादलों की अपेक्षा वायुमंडल का घनत्व अधिक होने के कारण जो है बादल वायुमंडल के अंदर तैरते रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जो है प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शंस हैं अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो ऐसी तरंगें होती है जिनके संचरण के लिए जो है कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तरंगें जो है वो आपके वैक्यूम में यानी कि निर्वात में संचरित हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें आदि जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगी। तो टीवी चलाने के लिए भी जो है टीवी रिमोट में आपके अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड वेव्स। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में जो है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ऑप्शन बी, उनका तरंगदैर्ध्य जो है वो बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी हुई होती है। या फिर ऑप्शन डी कि वे सूर्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, क्योंकि कॉस्मिक किरणें जो है वो आपके विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। अगर बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऐसी क्या विशेषता होती है, तो देखिए सबसे पहली बात तो वो उदासीन होती है, दूसरी कि वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, तीसरी कि ये जो है आपके प्रकाश के वेग से गमन करती है और इनके पास में जो है अपनी ऊर्जा और संवेग होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और जो आपके अवरक्त किरणें होती है, रेडियो किरणें होती है, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर बिना विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल दें तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें, कैथोड किरणें और कॉस्मिक किरणें जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को एग्जाम में ज़रूर से मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत जो है क्वेश्चंस के ऑप्शंस चेंज होते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन क्वेश्चंस वही रहते हैं। ठीक है, तो एंड में आपका स्कोर कितना रहता है वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा इन क्वेश्चंस में से। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है। तो देखिए कि चमगादड़ जो है वो उड़ते समय में पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये तरंगें जो है वो किसी भी वस्तु से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से जब टकराती है तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर के जो है पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे कि उन्हें ये पता चल जाता है कि उनके मार्ग में क्या अवरोध है। ठीक है, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सकती है और रात में भी उड़ सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है वो निर्देशित होते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है, लास्ट टाइम आपके नाविक एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन हैं प्रकाश तरंगें, ऊष्मा तरंगें, ध्वनि तरंगें या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए यानी कि साउंड वेव्स के जो है ट्रांसमिशन के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक होता है। ये तरंगें जो है वो आपके वैक्यूम में यानी कि निर्वात में नहीं चल सकती, और यही कारण है कि वायुमंडल के अभाव में यानी कि निर्वात में जो है चांद के ऊपर जो है हम लोग ध्वनि तरंगें संचरित नहीं होती, उस वजह से जो है दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को भी नहीं सुन सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड वेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान में रखिए। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो है एक फार्मूला होता है, आई होप कि आपको फार्मूला पता होगा। तो ये फार्मूला होता है F = 9/5 गुणा C + 32। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि C की जगह पर जो है हम फ़ारेनहाइट स्केल के लिए वैल्यू रखते हैं। तो C की वैल्यू हमें दी गई है 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसमें वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारी वैल्यू आएगी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है,
तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट। ठीक है, तो थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं ताप को मापना, ताप को बढ़ाना, ताप को स्थिर रखना या फिर ताप को विद्युत के अंदर बदलना। तो देखिए ऊष्मा तापमापी जिसको हम लोग थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, ये किसी भी तंत्र के तापमान को स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, ताकि तंत्र का तापमान जो है वो एक वांछित निश्चित बिंदु के आसपास जो है वो बना रहे। ठीक है, और थर्मोस्टेट ये कार्य जो है वो तापक और शीतलन उपकरणों को आवश्यकता अनुसार जो है चालू या फिर बंद करते रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए जो है इसको यूज़ में लिया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा करके जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इससे पहले एक चीज़ आप समझिएगा कि जो आपके वाटर की डेंसिटी होती है यानी कि जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और जल का आयतन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा क्योंकि घनत्व आयतन के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए दोस्तों 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो घनत्व बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से जो है 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ़ जमने की प्रक्रिया के दौरान जो है जल का घनत्व घटेगा और आयतन में जो है वो वृद्धि होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये आपके लिए हो जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल्स के बीच में रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कि उत्तल दर्पण से जो है प्रत्येक दशा में आपके जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और उसके ध्रुव पर और साथ ही जो है फोकस के बीच और वस्तु से छोटा और सीधा और आभासी बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग जो है वो शीशे के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, तो देखिए कि आपके रंग का प्रकीर्णन या फिर विचलन जो है वो उसकी आपके जो वेवलेंथ होती है यानी कि तरंग दैर्ध्य उसके ऊपर निर्भर करता है। और जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, और जिस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन भी जो है वो सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो अधिक होने के कारण इसका विचलन जो है वो सबसे कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड कलर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एलईडी जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड या फिर हिंदी में कहा जाए तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तो इसके संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि एलईडी जो है वो प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ऑप्शन बी कि एलईडी जो है वो प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक काम करते हैं। ऑप्शन सी कि एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी में जो चीज़ दी गई है कि एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है और जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो देखिएगा कि इसके लिए अब अगर डिटेल में बात करें थोड़ी सी, तो क्या होता है कि एलईडी जो है वो अन्य प्रकाश स्रोत की तुलना में जो है कम ऊर्जा की खपत करता है और ये जो है आपके प्रकाश बल्बों की अपेक्षा जो है ज़्यादा टाइम तक भी काम करता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य प्रकाश स्रोत तक जो उत्पाद होता है जिससे इसको बनाया जाता है वो गैलियम आर्सेनाइड होता है। ठीक है, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के अंदर बदलता है, और एलईडी में जो है वो पारे का प्रयोग ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग जो है वो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जब देखते हैं कि VIBGYOR इस तरीके से जो है हम 7 रंगों को देखते हैं, तो इनमें अगर आप देखोगे तो सबसे बीच में जो आने वाला रंग होता है वो आपके होता है ग्रीन। ठीक है, यानी कि हरा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो क्रम क्या होता है, तो क्रम होता है आपके बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा,
पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरा यानी कि ग्रीन। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश तरंगों के वायु से जो है कांच में जाने पर जो चर यानी कि जो वेरिएबल्स हैं जो कि प्रभावित होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन हैं तरंगदैर्ध्य, आवर्ती और वेग, वेग और आवर्ती, तरंगदैर्ध्य और आवर्ती, या फिर तरंगदैर्ध्य और वेग। तो देखिए क्या होता है कि आपके जो प्रकाश की चाल है वो माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं v = c अपॉन म्यू से। ठीक है, जहाँ पर c जो है वो प्रकाश का वेग होता है और म्यू जो है वो अपवर्तनांक है। ठीक है, और अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश के वेग में जो है कमी होती है और इसी प्रकार जो है माध्यम बदलने पर जो है तरंगदैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तो वेग जो है वो प्रभावित होगा और दूसरा जो है वो तरंगदैर्ध्य प्रभावित होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तारे का रंग जो होता है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसकी पृथ्वी से दूरी, इसका ताप, इसकी ज्योति, या फिर इसकी सूर्य से दूरी। तो देखिए दोस्तों कि खगोलीय पिंड जिसमें कि अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उसी को हम लोग जो है वो तारा बोलते हैं। ठीक है, और किसी तारे का रंग जो होता है वो उसकी ताप की मात्रा को दर्शाता है। तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट में बता देता हूँ कि तारे का रंग जो है वो उसके ताप पर निर्भर होता है और सबसे अधिक गर्म तारा जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है और सबसे कम गर्म तारा जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो इनको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे और एकदम अच्छे से जो है आपने इनको पढ़ा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है ये हमारी चल रही थी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो जैसा कि हर वीडियो में होता ही है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि मृगमरीचिका का क्या कारण होता है, यानी कि रीज़न बिहाइंड मिराज इज़। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।